दोस्तों करीब करीब 2 साल बाद दिन रात मेहनत करके हमारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फाइनली नोटों की गिनती खत्म कर दी है। और यह पता लगा है कि 99.3% डीमोनेटाइज्ड करेंसी बैंकों में वापस आ चुकी है। इस स्पेशल ओकेजन पे मैं आपको अपनी एक एनालिसिस दिखाना चाहूंगा डीमोनेटाइजेशन की, जिसमें मैंने इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव एनालाइज किए हैं, और वैसे भी पॉजिटिव्स एनालाइज किए हैं जो पॉजिटिव्स बताए जा रहे हैं लेकिन एक्चुअली में नहीं है। ये एनालिसिस दोस्तों मैंने सितंबर 2017 में करी थी, जब आरबीआई ने कहा था कि 99% डिमोनेटाइज करेंसी वापस आ चुकी है, लेकिन वो फिर भी काउंटिंग करे जा रही थी। तो अब एक साल इन्होंने लगाया, सितंबर 2017 से 2018 तक 99% का फिगर अब 99.3% पे आ चुका है। दोस्तों कुछ लोगों ने एस्टिमेट किया था कि अराउंड 30% कैश हमारे देश में काला धन है, तो वो एक्सपेक्ट करते थे कि अराउंड 30% डीमोनेटाइज करेंसी बैंकों में वापस नहीं आएगी। यहां तक कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी बताया था दिसंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन के एक महीने बाद कहा था इन्होंने कि ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अराउंड 2.5 लाख करोड़ करेंसी बैंकों में वापस नहीं आएगी आउट ऑफ 15.4 लाख करोड़। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी डीमोनेटाइजेशन के एक महीने बाद तक ये मान रहा था कि इतने सारे नोट्स वापस नहीं आने हैं। तो जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है वो पैसे डिपॉजिट कराने बैंकों में नहीं आएंगे, क्योंकि अगर आए तो बैंक वाले उनके सैलरी रिकॉर्ड से मैच करके देख लेंगे इस पैसे पे टैक्स नहीं भरा गया है और वो पकड़े जाएंगे। इसलिए वो अपना काला धन या तो आग लगा देंगे उस काले धन पे या नदी में बहा डालेंगे, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 99% पैसा वापस आ गया है। इसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो इतना ब्लैक मनी था ही नहीं जितना सरकार ने एक्सपेक्ट किया था होगा, या फिर लोगों ने नए नए तरीके ढूंढ लिए अपने काले धन को सफेद में बदलने के और बैंकों में डिपॉजिट करा लिया। मेरे को इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में, जैसे मैंने शुरू वाले वीडियो में बहुत पहले बताया था, काफी सारे लूप होल्स थे। तो इन लोगों ने उन लूप होल्स को एक्सप्लॉइट कर लिया और अपने काले धन को व्हाइट में बदल डाला। 15.44 लाख करोड़ वैल्यू थी डीमोनेटाइज करेंसी की। 15.28 लाख करोड़ बैंकों में वापस आने वाली करेंसी की वैल्यू है। तो बचे हुए 16,000 करोड़ को लोग मानते हैं कि ये ब्लैक मनी है, लेकिन सच ये है कि इसमें से काफी सारा पैसा ब्लैक मनी नहीं भी है। 3,300 करोड़ तो माना गया है कि नेपाल और भूटान में रखा है, जो कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट वापस नहीं ले पाई है। काफी सारा इसमें पैसा ऐसा भी है जो एनआरआईज के पास रखा है, जो वापस लौटाने नहीं आ पाए। काफी सारा ऐसा भी है जो गरीब लोगों के पास है, जो वापस नहीं लौटा पाए। और काफी सारा ऐसा भी है जो टेम्पल्स के डोनेशन बॉक्सेस में रखा था, जिसको वो लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि वापस ले लो, लेकिन गवर्नमेंट नहीं लिया अभी तक। तो ऑल इन ऑल जिस चीज को ब्लैक मनी पे सर्जिकल स्ट्राइक माना गया था, वो 0.1% ब्लैक मनी भी वापस नहीं ला पाई है अभी तक। इसके बाद बोला गया था कि नकली नोट्स, फेक करेंसी पर डीमोनेटाइजेशन बहुत ज्यादा असर करेगी। लेकिन हुआ क्या कि डीमोनेटाइजेशन के 3-4 दिन बाद ही मार्केट में फोटोज आ रही थी 2000 के नकली नोट्स की। इनफैक्ट जून 2017 तक 11 करोड़ से ज्यादा की फेक करेंसी डिटेक्ट हो चुकी थी, और पता नहीं कितनी तो अनडिटेक्टेड है। इससे पता लगता है फेक करेंसी पर जीरो इंपैक्ट पड़ा है डीमोनेटाइजेशन का। फिर बोला था कि टेरर फंडिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा, टेररिस्ट की फंडिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा डीमोनेटाइजेशन से। 8 नवंबर को डीमोनेटाइजेशन हुआ। उसके बाद 19 नवंबर को, कुछ ही दिनों बाद उसके, आसाम में टेररिस्ट ने हमारी आर्मी पर हमला किया। 22 नवंबर को उसके बाद एक और हमला हुआ कश्मीर में, और उसके बाद 29 नवंबर को फिर से एक और बहुत ही बड़ा हमला हुआ नागरोटा में, जहां पे 7 आर्मी के जवान हमारे मार्टियर हो गए। तो डीमोनेटाइजेशन होने के एक महीने के अंदर अंदर ही इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं, जिससे साफ पता लगता है टेरर फंडिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा डीमोनेटाइजेशन का। इसके बाद एजेंडा इन्होंने कुछ बदल सा दिया था और कहने लगे थे कि कैशलेस इकोनॉमी बनाना डीमोनेटाइजेशन का पर्पस था। यह बात सच है कि कैशलेस ट्रांजैक्शंस में इंक्रीज दिखा था जब डीमोनेटाइजेशन हुआ, क्योंकि लोगों के पास कैश की कमी हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे कैश वापस आने लगा, लोगों ने कैशलेस ट्रांजैक्शंस को उतना ही कम कर दिया। ये आपको इस ग्राफ में बहुत अच्छे से दिख सकता है कैसे कैशलेस ट्रांजैक्शंस में एक बहुत बड़ा बढ़ाव दिखा था, और फिर फरवरी मार्च तक आके वापस उतनी ही गिर गई जितनी डीमोनेटाइजेशन से पहले हुआ करती थी। और अब ये फायदा बताया जा रहा है डीमोनेटाइजेशन का कि इसकी वजह से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स में बहुत ज्यादा बढ़ाव दिखा है डीमोनेटाइजेशन की वजह से, और ये इसके बहुत बड़े फायदे हैं। 14% का इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में। ये बात सच है, लेकिन इस बात को डीमोनेटाइजेशन का फायदा बताना ये बहुत ही मिसलीडिंग चीज है, क्योंकि अगर आप पिछले साल के ग्राफ देखोगे 2012, 13, 14, 15, 16, तब आपको पता लगेगा कि 14% का इंक्रीज होना टैक्स कलेक्शन में ओवर द ईयर, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2013 में भी 14% का इंक्रीज दिखा था। इससे डीमोनेटाइजेशन का कुछ लेना देना नहीं है। सेम चीज आप टैक्स पेयर्स के साथ भी देखोगे, कितने रेट से इंक्रीज होते आ रहे हैं पिछले सालों में। तो इस साल का जो इंक्रीज हुआ है नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स में, वो कोई स्पेशल नहीं है।
लेकिन गवर्नमेंट स्पेशल इसे बना देगी आपको सिर्फ ये बता के कि पिछले साल से कंपेयर करके ये देखो 14% इंक्रीज हो गया, वो पिछले साल का नहीं दिखाएगी और पिछले सालों का। ऑलमोस्ट 2 साल बाद भी हमारी सरकार भरपूर कोशिश कर रही है कि इस डीमोनेटाइजेशन को किसी ना किसी तरह से एक पॉजिटिव अचीवमेंट दिखा दिया जाए। अब कुछ दिन पहले हमारे अरुण जेटली जी ने ट्वीट किया, द फिनोमिनल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड। इन्होंने एक फिगर दिया कि 2017-18 में 6.86 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्स कर दिए गए हैं, जबकि मार्च 2014 में ये सिर्फ 3.8 करोड़ था। इज एन रिफ्लेक्टिव ऑफ इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन। तो ये कहना चाहते हैं, देखो अब आपको सुनने में तो ये लगेगा कि बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है, अब 2017-18 में 6.86 करोड़ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिए, जबकि मोदी जी के आने से पहले ये सिर्फ 3.8 करोड़ थे। लेकिन सच आपको तब पता लगेगा दोस्तों जब आप पूरा डेटा देखोगे। यहाँ पे आप ईयर बाय ईयर देखोगे कि कितनी इनकम टैक्स रिटर्न्स में ग्रोथ आई है। इसी चीज को एक्सपोज किया इकोनॉमिस्ट रूपा सुब्रमण्यन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने लिखा कि ईयर बाय ईयर कितना परसेंटेज ग्रोथ आया था इनकम टैक्स रिटर्न्स में। इसको किसी भी हालत में फिनोमिनल इंक्रीज तो नहीं कहा जा सकता। आप इसी डेटा को अगर चार्ट में प्लॉट करोगे तो आप देखोगे कि हर साल में कितनी ग्रोथ दिखी है इनकम टैक्स रिटर्न्स में। आपको दिखेगा कि कुछ भी स्पेशल नहीं हो रहा है इस साल, और स्पेशली डीमोनेटाइजेशन से तो कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा है इस पर। अब आते हैं डीमोनेटाइजेशन से हुए नुकसान पर। 1.28 लाख करोड़, ये एक बहुत 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 बड़ी रकम है। इतना नुकसान उठाना पड़ा है इंडियन इकोनॉमी को सिर्फ पहले 50 दिनों में डीमोनेटाइजेशन के। सिर्फ पहले 4 महीनों में डीमोनेटाइजेशन के 15 लाख से ज्यादा लोगों की जॉब्स गई हैं। 2.2% से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ नीचे गिर चुकी है। यहां पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने बहुत ही एक्यूरेटली इस चीज को प्रेडिक्ट किया था। और अरविंद केजरीवाल जी, शशि थरूर जी, ये सारे वो लोग थे जिन्होंने शुरू से ही डीमोनेटाइजेशन को क्रिटिसाइज किया था। और पढ़े लिखे लोगों ने, सारे इकोनॉमिस्ट ने पहले से ही प्रिडिक्ट किया था कि ऐसा होने वाला है। तब मोदी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों का मजाक उड़ाया था, हार्वर्ड एजुकेशन का मजाक उड़ाया था इस बात पे। लेकिन अब उनकी बात सच हो गई है। यहाँ पे दोस्तों हमारे एक नीति आयोग के वाइस चेयरमैन है जो कहते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी नीचे गिरी थी डीमोनेटाइजेशन के बाद, हमारी जीडीपी ग्रोथ नीचे गिरी थी डीमोनेटाइजेशन के बाद, वो एक्चुअली में डीमोनेटाइजेशन की वजह से नीचे नहीं गिरी थी, बल्कि रघुराम राजन, हमारे पुराने आरबीआई गवर्नर है, उनकी पॉलिसीज की वजह से इकोनॉमी ग्रोथ नीचे गिरी थी। 21,000 करोड़ रुपीस ये थी नए नोट्स को प्रिंट करने की कॉस्ट। तो ओवरऑल जीडीपी का नुकसान, जॉब्स का नुकसान, 1.28 लाख करोड़ का नुकसान, और ये नोट्स को प्रिंट करने की कॉस्ट को साथ में मिला के देखा जाए तो कहीं 5-6 लाख करोड़ से भी ज्यादा की कॉस्ट पड़ेगी इसकी। ये कोई बहुत बड़े स्कैम से कम नहीं है। पता नहीं इतना पैसा कहां से रिकवर किया जाएगा अब इसके लिए। इसके बाद 150 से ज्यादा लोग मारे गए डीमोनेटाइजेशन के दौरान। कुछ लोग लाइनों में खड़े होकर मर गए और कुछ लोग हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर मर गए, क्योंकि हॉस्पिटल्स ने कैश एक्सेप्ट करने बंद कर दिए थे। ये वो लोग हैं जो कभी जिंदा नहीं हो सकते। जो लोग कहते हैं डीमोनेटाइजेशन एक टेम्पररी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलेगा, इन लोगों की जो डेथ्स हुई ना, ये टेम्पररी नहीं हुई है। ये लोग वापस जिंदा नहीं होने वाले हैं लॉन्ग टर्म में। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मुझे बस 50 दिन दीजिए मित्रों, अगर उसके बाद मुझसे कोई गलती हो जाती है तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके जो सजा देना चाहें दे दीजिए। अब ये गलत मूव प्रूफ हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बात से रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना चाहूंगा यहाँ पे। प्लीज ऐसी वायलेंट सजेशंस मत दीजिए। हिंदुस्तान की जनता बहुत ही नॉन वायलेंट है और जिंदा जलाने जैसी चीजों में विश्वास नहीं रखती है। लेकिन मैं पूरी देश की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ये जो आपसे गलती हुई है ना, इसके लिए माफी मांग लीजिए, एक बारी सॉरी बोल दीजिए। क्योंकि पता है क्या, गलती हर किसी से होती है, हम सब इंसान है। देखो, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो इंसान अपनी गलती को एडमिट करता है ना, वही अपनी गलती को समझ सकता है और फ्यूचर में होने वाली गलतियों को सुधार सकता है। तो हाथ जोड़ के विनती है, एक बार सॉरी बोल दीजिए देश की जनता से, और देश को भी पता लगेगा आप उनके लिए कितनी केयर करते हैं। लेकिन पता है हो क्या रहा है, आप सॉरी बोल नहीं रहे हैं और वहां पे आपका बीजेपी आईटी सेल, आपकी पार्टी का, फेक खबरें छापने में लगा हुआ है और ये दिखाने में लगा हुआ है कैसे ये पूरी डीमोनेटाइजेशन की स्कीम बहुत ही बड़ी सक्सेस थी। तो एक गलती को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोले जा रहे हैं वहां पे। बीजेपी आईटी सेल ने पे ट्विटर ट्रेंड चलाया था दोस्तों, डीमोनेटाइजेशन सक्सेस के नाम से, जहां पे इन्होंने ये सेम कॉपी पेस्ट ट्वीट्स हर कोई ट्वीट करता गया। बड़े बड़े लोग भी, वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट्स भी, ये कॉपी पेस्ट ट्वीट्स को छापा मारे जा रहे बार बार, ये दिखाने के लिए देश की जनता को कि देखो डीमोनेटाइजेशन कितना बड़ा सक्सेस हुआ है।
ये बहुत ही गलत चीज है। जिन लोगों को एक काम दिया गया डीमोनेटाइजेशन को सक्सेस दिखाने का, वो बिल्कुल ही नए नए तरीकों को खोदे जा रहे हैं, खोद कर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि अब किस नए एंगल से इसे देखा जाए कि डीमोनेटाइजेशन एक सक्सेस की तरह दिखने लग जाए। एक इंग्लिश में एक्सप्रेशन होता है पुटिंग लिपस्टिक ऑन अ पिग। यहां पे एक्सप्रेशन बिल्कुल सही बैठता है। हमारी सरकार बिल्कुल डीमोनेटाइजेशन के साथ यही चीज करना चाह रही है। इसका एक एग्जांपल है, कुछ लोग कहने लगे हैं डीमोनेटाइजेशन का जो पॉजिटिव इफेक्ट था ना, वो ये है कि अब बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो चुका है सरकार के पास। इनके पास ये पता लग चुका है कौन कौन टैक्स डिफॉल्टर है। 18 लाख से ज्यादा टैक्स डिफॉल्टर्स पता लग चुके हैं। अब उन पे एक्शन लिया जाएगा। चलो ये भी देख लेते हैं कितना एक्शन लिया जाएगा उन पे, या फिर ये रीजन भी बाकी सारे पॉजिटिव रीजंस की तरह फेल निकलेगा। मेरे हिसाब से तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितने लोग थे वो पहले भी रेड मारते थे, अभी भी रेड मारते हैं। जो रेड मारने का रेट है वो तो बढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो सेम फिक्स नंबर ऑफ लोग ही हैं जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं और रेड मारते हैं। तो ऐसा तो है नहीं 18 लाख लोग सारे के सारा काला धन इनसे खोद के निकाल लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी। अगर दोस्तों आपको लगता है कोई चीज मिस आउट हो गई मुझसे, कोई पॉजिटिव या नेगेटिव अचीवमेंट मैंने नहीं बताई, तो आप कमेंट्स में लिख के उसे बता सकते हैं। लेकिन अभी तक जो नुकसान और फायदे निकल के आए हैं डीमोनेटाइजेशन के, उसके लिए मेरे हिसाब से 0 से 10 के बीच में अगर रेटिंग दी जाए डीमोनेटाइजेशन को, तो वो -10 की रेटिंग मिलनी चाहिए इस स्कीम को। सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है अभी तक। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर हिंदुस्तानी तक डीमोनेटाइजेशन की सच्चाई पहुंच सके। आप यहां क्लिक करके मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और इंफॉर्मेटिव और एनालिटिकल वीडियोस देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।